गुणसूत्र को हम आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक ले रही हूँ गुणसूत्र की संरचना की गुणसूत्र कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं। तो जीवों के अनुसार हम गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो गुणसूत्र के प्रकार हम यहाँ पर देखेंगे वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल गुणसूत्र और तीसरा है यूकैरियोटिक गुणसूत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायरल गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र क्या होते हैं? ऐसे गुणसूत्र जो वायरस में पाए जाते हैं। तो वायरस अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं जिसकी खोज की थी इवान विस्की ने टोबैको प्लांट में, जिसे हमने टोबैको मोज़ेक वायरस कहा, जो कि मोज़ेक डिजीज कॉज करता है टोबैको में। तो इसमें नाभिकीय अम्ल का एक ही अणु पाया जाता है, या तो डीएनए या आरएनए, जो कि हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इनका आनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्र जो है मुख्यतया दो भागों से ही मिलकर बना हुआ होता है, डीएनए एवं प्रोटीन। तो यहाँ पे या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, जो कि रेखीय व्यवस्था या वृत्ताकार शेप का होता है। हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो अलग अलग वायरस में अलग तरह से पाए जाते हैं। प्लांट वायरस में ज्यादातर आरएनए पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर शो किया है, दैट इज टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। एनिमल वायरस में जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो ज्यादातर डीएनए होता है, जैसे यहाँ पर हमने बैक्टीरियोफेज में दर्शाया है। तो इस तरह से वायरस में इस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। वायरस जो होता है एक ऐसा जीव है जिसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कुछ लिविंग भी हैं, कुछ नॉन लिविंग भी हैं। तो लिविंग जो होते हैं जैसे वृद्धि का पाया जाना, रिप्रोडक्शन का पाया जाना, कुछ एंजाइम्स का पाया जाना, ये उसके लिविंग कैरेक्टर को शो करता है। नॉन लिविंग कैरेक्टर को शो करता है कि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है और साथ में ये बिना इसमें जो सेल होता है, सेल नहीं कह सकते, ये एसेलुलर होता है, इसमें साइटोप्लाज्म का अभाव होता है। तो इस तरह से वायरस जो है कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल गुणसूत्र। प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं? वे जीव जिनमें न्यूक्लियस पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जिनमें न्यूक्लियस की चारों तरफ कला का अभाव होता है, नाभिकीय कला का अभाव होता है, एवं जो डबल मेम्ब्रेनस जो ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और इस तरह के जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल में, ये अनुपस्थित होते हैं। अब इनमें जो गुणसूत्र पाया जाता है वह डीएनए के सर्किल के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि वृहद वृत्ताकार होता है और बीचों बीच स्वतंत्र रूप में होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का अभाव है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और स्पेशल थिंग ये है यहाँ पर कि इनमें जो डीएनए है उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, क्योंकि गुणसूत्र में दो भाग होते हैं, एक तो डीएनए होता है, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन होता है। यहाँ पर हिस्टोन का अभाव है, इसलिए इस डीएनए को नग्न डीएनए कहा जाता है। मुख्य काम हिस्टोन का ये होता है कि वह स्टेबिलिटी प्रदान करता है गुणसूत्र को, लेकिन यहाँ पर हिस्टोन का अभाव है, इसलिए यहाँ पर जो गुणसूत्र होगा या डीएनए होगा उसकी स्थायित्वता कम होगी। ये कुंडलित हो सकता है ना वलित हो सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म बहुत छोटी सेल है और उसके अंदर काफी लंबा डीएनए है, तो अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए यह वलयों का निर्माण करता है। ये छोटे छोटे सिंपल वलय हैं, नॉर्मल लूप्स आप देख रहे हैं, लेकिन ये बाद में जब बहुत ज्यादा हाईली कंडेंस होते हैं तो ये सुपर कॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे ये छोटी से छोटी जगह में अपने आप को व्यवस्थित कर सके। तीसरा हम देखेंगे यूकैरियोटिक गुणसूत्र। यूकैरियोटिक जीव वे जीव होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है, केंद्रक जो है पूर्ण रूप से विकसित होता है, उसके चारों तरफ नाभिकीय कला पाई जाती है, उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक जीव, और उसमें सारी दोहरे झिल्ली वाले ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक गुणसूत्र जो है वह दो धागीनुमा संरचना से मिलकर बना होता है, और ये दोनों धागीनुमा संरचना को हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। सिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक दूसरे के समान है, और साथ में ये सेंटर में गांठ जैसी संरचना के द्वारा ये जुड़े रहते हैं, उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। अब हम एक सिस्टर क्रोमैटिड की संरचना देखेंगे। तो ये संरचना है एक सिस्टर क्रोमैटिड की। तो पहला भाग हम देखेंगे यहाँ पर पेलिकल। पेलिकल जो है अत्यंत लचीली एवं पतली कला होती है, मेम्ब्रेन होती है, जो कि गुणसूत्र को चारों ओर से घेरे हुए रहती है, उसे एक निश्चित आकृति प्रदान करती है, उसे एक स्टेबिलिटी देती है, तो उसे हम कहते हैं पेलिकल।
देखेंगे उसका मुख्य भाग है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक ढीला जो है एक पदार्थ इसके अंदर भरा हुआ रहता है, जिसमें अनेक प्रकार के पदार्थ एवं प्रोटीन उपस्थित होते हैं, और इसी के अंदर इसके दूसरे जो ऑर्गन्स हैं, दूसरे जो भाग हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तीसरा भाग हम देखेंगे क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा क्या होता है? मैट्रिक्स के अंदर एक अत्यंत कुंडलित और जिस हाईली कंडेंस्ड एक थ्रेड पड़ा हुआ रहता है क्रोमैटिन का, जिसे हम कहते हैं क्रोमोनिमेटा। क्रोमोनिमेटा में जो कुंडलन होता है वह दो तरह का होता है, पैरानेमिक कुंडलन और दूसरा है प्लेक्टोनोमिक कुंडलन। तो पैरानेमिक कुंडलन जो होता है वहां पर व्यवस्था जो होती है डीएनए की वो ढीली व्यवस्था होती है, और प्लेक्टोनोमिक जो होता है वहां पर बहुत सघन व्यवस्था में वो व्यवस्थित होता है। कहीं कहीं पर क्रोमोनिमेटा में बहुत हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मोती के समान संरचना ये दिखाई देती है। इन मोती की समान संरचना को हम क्रोमोमियर कहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि क्रोमोमियर में जीन्स की संभावना बहुत अधिक होती है। यहाँ पर अधिकतम जीन्स उपस्थित होते हैं, और जीन्स हम जानते हैं कि अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। वे अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने ले जाने का काम करते हैं। तो क्रोमोमियर्स आर द सेंटर ऑफ genes, and genes are unit of heredity. They carry parental characteristics from one generation to another generation. नीचे की तरफ हम आते हैं तो हमें एक संकीर्णन दिखाई देता है, सक्रा भाग दिखाई देता है। इस सक्रिय भाग को हम प्राथमिक संकीर्णन कहते हैं, या सेंट्रोमियर कहते हैं, या काइनेटोकोर भी हम यहाँ पर कहते हैं। इसी के द्वारा ये जो दो थ्रेड हैं, जिसे हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जब हम क्रोमोसोम का अभिरंजन करते हैं रंजकों के द्वारा, तो यह स्थान एक ऐसा स्थान है जो रंग नहीं लेता है। इसको प्रिस्क्राइब किया है साइंटिस्ट तिजियो एवं लीवन साइंटिस्ट ने। तो इस तरह से प्राथमिक संकीर्णन एक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है। इसके पीछे की तरफ हम जाएं तो पीछे की तरफ भी एक छोटा और संकीर्णन पाया जाता है कुछ गुणसूत्रों में, जिसे हम द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। द्वितीयक संकीर्णन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कहते हैं, जो कि नाभिक के अंदर उपस्थित एक छोटा सा पिंड और होता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उससे रिलेटेड रहता है। इसी भाग से संभवतः उसका निर्माण होता है, तो इसे हम कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन। नेक्स्ट भाग हम देख रहे हैं यहाँ पर सैटेलाइट। तो कुछ गुणसूत्रों में एक गुंडीनुमा संरचना पाई जाती है। इस गुंडीनुमा संरचना को ही हम सैटेलाइट कहते हैं। मनुष्य में 23 गुणसूत्रों में पहला, 13, 16 और गामा गुणसूत्र में ये हमको देखने को वाई गुणसूत्र में हमको देखने को मिलता है। यह गुणसूत्र को एक विशिष्टता प्रदान करता है, जिससे वो पहचाने जा सकते हैं। एक और संरचना जो हमें ऊपरी सिरे की ओर दिखाई देती है, उसे हम टीलोमियर कहते हैं। यह हेयर पिन की भांति हमें दिखाई देता है और नुकीला और ग्रंथिल भाग है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें रिपीटेटिव डीएनए पाया जाता है, जिसमें ग्विनिन जो क्षार है, नाइट्रोजन युक्त क्षार ग्विनिन, उसकी मात्रा यहाँ पर अधिक है। इसका काम क्या होता है? यह गुणसूत्र की पोलैरिटी को बनाए रखता है। पोलैरिटी को बनाए रखना मतलब अपनी विशिष्टता को बनाए रखना, अपनी पहचान को बनाए रखता है। किसी दूसरे गुणसूत्र से इस भाग के द्वारा वह कभी भी चिपक नहीं सकता है और जुड़ नहीं सकता है। तो इस तरह से टीलोमियर जो है वह गुणसूत्र की आइडेंटिफिकेशन को मेंटेन करके रखता है। तो इस तरह के गुणसूत्रों को हम यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं और उनकी संरचनाएं किस तरह की होती हैं। अब आगे की तरफ हम देखेंगे कि सेंट्रोमियर के आधार पर हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सेंट्रोमियर के आधार पर हम उनकी जो पोजीशन है उसके आधार पर हम गुणसूत्र को कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे गुणसूत्र के प्रकार सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर। तो फर्स्ट है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र जो होते हैं उनमें जो सेंट्रोमियर है वो टॉप में पाया जाता है और एक ही भुजा यहाँ पर पाई जाती है।
दूसरा है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र जो होता है इसमें एक भुजा बहुत छोटी होती है और सेंट्रोमियर यहाँ पर पाया जाता है उसके जस्ट नीचे, और एक भुजा काफी लंबी होती है, उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। थर्ड है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में एक भुजा यानी जो सेंट्रोमियर की पोजीशन है वो मिडल से थोड़ी ऊपर होती है, तो ये एल शेप में दिखाई देता है। फोर्थ है मेटासेंट्रिक। मेटा मीन्स मिडल। इसमें जो सेंट्रोमियर होता है जस्ट मिडिल पर होता है और दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। ये वी शेप का दिखाई देता है, तो ये एल शेप का है और ये वी शेप का है। तो 4 प्रकार के होते हैं, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। तो आज हमने पढ़ा कि गुणसूत्र किस तरह के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उसके कितने प्रकार हो सकते हैं।